नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है हिंदी और राष्ट्रीय एकता। हिंदी संस्कृत के सबसे निकट है। यह उत्तर भारत में आज आपसी संपर्क की भाषा बन गई है। यह भाषा आज उत्तर भारत की मनोरंजन की भाषा बन गई है, पर यह भाषा अभी ज्ञान की भाषा नहीं बनी है। न ही यह भाषा उच्च शिक्षा की भाषा बनी है। भारत में आज भी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में ही प्रदान की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में आज भी अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। इस स्थिति को बदलना होगा, नहीं तो हमारे देश का वैज्ञानिक विकास श्रेष्ठतम और महानतम स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। स्पेन में संपूर्ण उच्च शिक्षा स्पेनिश भाषा में होती है। जर्मनी में भी उच्च शिक्षा जर्मन भाषा में होती है। फ्रांस में भी उच्च शिक्षा फ्रेंच में होती है। जापान में भी उच्च शिक्षा जापानी भाषा में होती है। इस तरह जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर उच्च शिक्षा मातृभाषा में होती है। इसलिए विकसित देश विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की तुलना में बहुत आगे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत कम अनुसंधान होते हैं और ये सारे अनुसंधान अंग्रेजी भाषा में होते हैं। उच्च शिक्षा का सारा वातावरण ही अंग्रेजी में हो चुका है। इस तरह की व्यवस्था को दृढ़ संकल्प के द्वारा बदला जा सकता है। भाजपा को सत्ता में आए हुए 11 साल हो गए हैं और उससे भी ज़्यादा होने वाले हैं, पर भाजपा अंग्रेजियत के वातावरण को बदल नहीं पाई है। हमारे समाज में जो गुलाम मानसिकता के लोग हैं वो अंग्रेजी के बहुत बड़े समर्थक हैं। इन्हीं लोगों ने अंग्रेजी के वर्चस्व को बनाए रखा है। यही अंग्रेजियत के समर्थक गुलाम मानसिकता के लोग आज भी छद्म धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना चाहते हैं। यही अंग्रेजियत के समर्थक गुलाम मानसिकता के लोग परम घटिया फिल्में बनाते हैं, परम घटिया टीवी सीरियल बनाते हैं और ऐसे ही लोग अब संस्कृति को फैलाते हैं। बॉलीवुड की 90% फिल्में परम सस्ते मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। हॉलीवुड का भी हाल है। स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाला बहुत सा साहित्य हमारे पास है, पर उसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति जो ऐसे श्रेष्ठतम और महानतम साहित्य को पढ़ना चाहे तो वह उसे पढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ साहित्यकार बनना चाहता है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठतम और महानतम साहित्य लिख भी सकता है। हमारे देश में बहुत सारे महानतम लेखक हुए हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल लग्गे आदि। इसी तरह से भारत की अन्य भाषाओं में भी बहुत से श्रेष्ठतम और महानतम लेखक हुए हैं, जो कि हर श्रेष्ठ लेखक को महानतम प्रेरणा दे रहे हैं। जो भी व्यक्ति इन लेखकों से प्रेरणा लेना चाहे तो वह इन लेखकों से प्रेरणा ले सकता है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में हिंदी का विरोध आज तक कायम है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम आज भी ये पार्टी तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज है। इस पार्टी के अधिकांश नेता परम भ्रष्ट हैं। इस पार्टी की विचारधारा बहुत ही विनाशकारी है। यह पार्टी परम भ्रष्ट है। इस पार्टी को पराजित करना बहुत जरूरी है। विशेष प्रकार के कानून बनाकर इस पार्टी को नष्ट किया जा सकता है। चुनावी राजनीति के माध्यम से इस पार्टी को नहीं नष्ट किया जा सकता है। तमिलनाडु का मुसलमान
अरबी में कुरान पढ़कर परम गर्व की अनुभूति करता है। इसी तरह से उसे उर्दू पढ़ना भी बहुत रुचिकर और श्रेष्ठतम लगता है। इस तरह से तमिलनाडु के मुसलमानों के लिए अरबी और उर्दू महानतम और श्रेष्ठतम भाषा है। तमिलनाडु के लोगों के लिए हिंदी और संस्कृत बेकार की और फालतू की भाषा है। तमिलनाडु के वो लोग जो कि विकृत मानसिकता से पीड़ित हैं, वो लोग हिंदी और संस्कृत का विरोध करते हैं। इसी तरह से बहुत सी गुलाम मानसिकता वाले कन्नड़ भाषा के लेखकों के लिए भी हिंदी और संस्कृत बेकार की और फालतू की भाषा है। इस तरह से तेलुगु और मलयालम भाषा के भी बहुत से लेखक हिंदी और संस्कृत को बेकार की भाषा समझते हैं। कन्नड़, तेलुगु और मलयालम बोलने वाले मुसलमान अरबी और उर्दू को महानतम और श्रेष्ठतम भाषा समझते हैं, पर तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले बहुत से गुलाम मानसिकता वाले लोग हिंदी और संस्कृत को फालतू की भाषाएं समझते हैं। हिंदी विरोध और सनातन विरोधी वातावरण के लिए हमारी दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था ही जिम्मेवार है और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा था कि योग का आधार है संस्कृत, और ये बात बिल्कुल सही है। संस्कृत हमारी संस्कृति का स्रोत है, हमारी सभ्यता का मूल है। मैं पहले सोचता था कि संस्कृत एक मृत भाषा है, पर यह बात बिल्कुल ही निराधार है। बाबा रामदेव जी ने जब योग की क्रांति की थी, तब इन्होंने सनातन विरोधी वातावरण को नष्ट करना शुरू कर दिया था। उन्हीं के प्रयासों से ही कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई है। उन्हीं के प्रयासों के कारण ही भारत में छद्म धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की समाप्ति हुई है। अगर बाबा रामदेव योग की क्रांति नहीं करते तो कांग्रेस पार्टी की पराजय कभी भी नहीं होती। उत्तर भारत में भी बहुत से गुलाम मानसिकता वाले लोग अंग्रेजी के बहुत बड़े समर्थक हैं। वैसे अंग्रेजी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, पर अंग्रेजी मातृभाषा से बड़ी नहीं हो सकती है। मातृभाषा ही किसी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही सहायक हो सकती है, क्योंकि इस भाषा में बहुत से ऐसे गुण हैं जो कि किसी भी भाषा में नहीं है। हिंदी को समझने वाले न केवल भारत में हैं, बल्कि हिंदी को समझने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी बहुत हैं। सारा पाकिस्तान हिंदी को समझता है, सारा बांग्लादेश हिंदी को समझता है। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि वो एक एक्सीडेंटल हिंदू है। हमारे देश में बहुत से एक्सीडेंटल हिंदू हैं। ऐसे ही एक्सीडेंटल हिंदुओं ने 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी को सत्ता पर बैठाया हुआ था। हिंदी में बहुत सा श्रेष्ठतम और महानतम साहित्य लिखा जा चुका है। कोई भी साहित्य प्रेमी व्यक्ति इस साहित्य को पढ़ सकता है। उत्तर भारत के लोग अपने ही साहित्य के प्रति गंभीर नहीं हैं। वैसे उत्तर भारत के लोग तुलसीदास जी की रामायण खूब पढ़ते हैं, पर उत्तर भारत के लोग जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद, महादेव वर्मा आदि लेखकों को उस चाव से नहीं पढ़ते हैं। तुलसीदास ही हिंदी के ऐसे लेखक हैं जो कि जन जन के बीच में लोकप्रिय हो गए थे और आज भी लोकप्रिय हैं और हमेशा ही लोकप्रिय रहेंगे। मेरी शिक्षा कांग्रेसी विचारधारा की बनाई हुई शिक्षा व्यवस्था से हुई थी, इसलिए मैं भी सनातन विरोधी मानसिकता से काफ़ी हद तक प्रभावित था। पर आर्य समाज ने और बाबा रामदेव ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मेरे अंदर की सनातन विरोधी मानसिकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। हमें भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं हैं। आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था वैसी है जो कि मनुष्य के आत्मगौरव को नष्ट कर देती है। अभी तक भाजपा ने हमारी दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को बदला नहीं है। ये भाजपा सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। वैसे भाजपा और मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर मोदी जी ने और भाजपा ने श्रेष्ठ कार्य नहीं किया है। ऐसा ही एक क्षेत्र है शिक्षा का,
जहाँ पर कांग्रेस वाली परम घटिया शिक्षा व्यवस्था आज भी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले NCERT की इतिहास की पुस्तक बदली गई थी, पर अभी विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम नहीं बदला गया है, जिसे बदलना बहुत ज़रूरी है। आज भी विश्वविद्यालयों में गुलाम मानसिकता को फैलाने वाला पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है और इसे बदलना बहुत ज़रूरी है। इस तरह मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर लें। भारत आगे बढ़ता रहे, भारत विकास करता रहे। भारत माता की जय। नमस्कार। वंदे मातरम।